सो बेटा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ईआरपी के प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट कैसे होती है। जब तक किसी भी टास्क को मैनेज नहीं किया जाता तब तक उसकी जो है ना सक्सेसफुल वर्किंग को या सक्सेसफुल रिजल्ट्स को हम सपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होती है, और फिर ईआरपी प्रोजेक्ट की अगर मैनेजमेंट हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सपोज कर लेते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कि ये जो ईआरपी प्रोजेक्ट होगा उसको मैनेज करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम कहते हैं। एक ऑफिस होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अच्छा, इस टीम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, जो ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, उनके कुछ लोग शामिल होंगे जो कि कोर टीम होती है, और कुछ लोग इसमें कंसल्टेंट टीम के शामिल होते हैं। ठीक है, और दोनों अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ प्रोजेक्ट है, मैंने अपने तौर पे इसको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करने की कोशिश की है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट हम कहते हैं इज़ अ टेम्परेरी एंडेवियर, एक चीज़ है जो कि टेम्परेरी तौर पे है। तो जिस तरह से ईआरपी एक प्रोजेक्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। इससे मुराद है कि ऐसी वर्किंग है जो कि कोई यूनिक चीज़, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, कोई रिजल्ट, जिस तरह से ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो यूनिक होती है। यूनिक से मुराद ऐसी कोई चीज़ पहले फ्यूचर में उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुई, उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ नहीं है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है उसको। ठीक है, तो ये होती है टेम्परेरी। ठीक है, यूनिक भी होती है, फर्स्ट टाइम हो रही होती है, और टेम्परेरी होती है, आर्जी तौर पे, इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग जो कि कंटिन्यूड रहेगी। इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, 2 मंथ होंगे, 4 मंथ होंगे, और उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद प्रोग्रेस एलेबोरेटिव। ये प्रोग्रेस एलेबोरेटिव इस सेंस में होती है कि हम इसकी प्रोग्रेस को मेजर करने के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हैं। हम इसमें प्रोग्रेस को मेजर करते रहते हैं, और जब हमारे टारगेट्स, हमारे डिलीवरेबल्स अचीव हो जाते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं एक यूनिक चीज़ है जो कि बाउंडेड होती है, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ों के अंदर बाउंड होती है। ठीक है, तो जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इज़ एन एक्टिविटी टू मीट द क्रिएशन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे रिजल्ट भी लिख सकते हैं। रिजल्ट से मुराद जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ रिजल्ट, एंड दिस एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन टू अकम्प्लिश रूटीन एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसमें यूनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम कहते हैं कि ऑपरेशन इज़ वर्क डन टू सस्टेन द बिजनेस। बिजनेस को सस्टेन करने के लिए कुछ ख़ास ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ता है, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होता है। जैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो अचीव होते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये कि वो यूनिक होगा, मतलब पहले कभी नहीं हुआ होगा, टेम्पोरेरी होगा, कुछ वक्त के लिए होगा, वो लॉन्गर ड्यूरेशन भी हो सकती है, शॉर्टर ड्यूरेशन भी हो सकती है। जिस तरह से ईआरपी अगर एक प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो उसको जो वर्किंग के लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 से 3 साल लग सकते हैं। सिमिलरली एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे जो एसी की फिटिंग करवानी है, तो ये स्मॉल टर्म प्रोजेक्ट है, नॉर्मली 2 to 3 डेज़ के अंदर मुकम्मल होता है। तो हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हम कहते हैं कि यूनिक प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की एक ये भी खूबी होती है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनियत होती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा होता है और ये यूनिक होता है, पहले कभी नहीं हुआ होता। ठीक है, और टेम्परेरी होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी टीम्स भी टेम्परेरी होती हैं, इसके ऑफिस भी टेम्परेरी होते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, इधर वो ईआरपी है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वो 3 तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। स्कोप से मुराद द बाउंड्री
कहाँ कहाँ पे वो वर्किंग करेगा, उस एरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि किन बाउंड्रीज़ को कवर करेगा। दूसरे नंबर पे जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम होता है, कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ये इसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके ऊपर शराइत लागू की गई हुई हैं। और तीसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम इन तीन चीज़ों के स्कोप के अंदर रहते हैं। तीनों चीज़ें जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट को ड्राइव करती हैं, स्कोप क्या है, कॉस्ट कितनी आएगी और टाइम कितना लगेगा। तो हम ये डिफ़ाइन करने में यहाँ पे काबिल हो चुके हैं कि प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि यूनिक होती है, वन टाइम होती है, और हम ये कहते हैं कि उसको टेम्परेरीली किया जा रहा होता है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑफिस ख़त्म हो जाएगा। और प्रोग्रेस एलेबोरेटिव होता है, हम इसकी प्रोग्रेस को मेजरमेंट कर सकते हैं। हम प्रोग्रेस कोलैबोरेटिव भी कह सकते हैं। हमने अभी कहा कि बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि बिज़नेस को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप कोई स्मॉल टर्म प्रोजेक्ट जो है ना उसको लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होके उसकी टीम्स डिसमिस हो जाती हैं, और उससे आपका जो बिज़नेस है इन फ्यूचर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब दूसरी टर्म जो आपको फर्स्ट स्लाइड पे नज़र आई है इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव गोल्स कर सकते हैं हम, मल्टीपल गोल्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करनी है, उनको एडमिन करना है, उनको हमने कैप्चर करना है, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। वो टारगेट्स जो हमने ऊपर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इनको कलेक्टिवली डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ, ये हमारे पास 5 थिंग्स होती हैं जिनकी एप्लीकेशन को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ों को अप्लाई करना है आपने, प्रोसेसेस, मेथड्स, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बेसिकली मेथड और प्रोसेस सिमिलर होते हैं, लेकिन हम इनके जो टर्म्स के अंदर इसको डिफ़ाइन करते हैं जब, तो प्रोसेस एंड मेथड्स में डिफरेंस आता है। प्रोसेस एक ओवरऑल जो है वो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क हैं उनके लिए हम मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, जिस तरह से हमारे पास कंसल्टेंट टीम है उसके पास ERP की जो स्किल्स मौजूद हैं, और जो कोर टीम है उसके पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसका नॉलेज मौजूद है, ठीक है। तो स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उनको यूटिलाइज़ किया जाता है टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में कहा कि ये ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं हम प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं उसके लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोसेस को, मेथड्स को, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ताकि जो प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो मीट हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए विद एग्रीड पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ फाइनल डिलीवरेबल्स दैट आर कंस्ट्रेंट्स टू फाइनल टाइम स्केल्स एंड बजट। अभी हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें स्कोप आता है, टाइम आता है, कॉस्ट आती है। हमें स्कोप के अंदर रहते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करना है विद इन द बजट एंड टाइम। तो हम डिलीवरेबल्स बनाते हैं, और हम उन डिलीवरेबल्स को अचीव कर लेते हैं जब वो चेक लिस्ट वो कंप्लीट हो जाती है, हम अपने टास्क कंप्लीट कर चुके होते हैं, हम प्रोजेक्ट को एंड कर देते हैं। अब बेटा जी, हमने शुरू में बात की थी चैप्टर 2 के अंदर कि जो ERP है, ये किसी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन जब इसकी होती है तो इसके 2 तरह के साइकिल्स होते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन साइकिल होता है, दूसरा सपोर्ट साइकिल होता है। इम्प्लीमेंटेशन साइकिल की ड्यूरेशन आमतौर पर 2 से 3 साल तक होती है, लेकिन जो उसकी सपोर्ट लाइफ साइकिल होती है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ERP चलती रहती है, आमतौर पे 15 से 20 साल हो सकते हैं उसको। सो जो हमारे पास ERP की इम्प्लीमेंटेशन है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2 से 3 साल लेता है कंप्लीट होने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होगी, यानी कि इसमें कोर टीम के लोग भी शामिल होंगे और कंसल्टेंट कंपनी के लोग भी शामिल होंगे। कोर टीम होगी, या हम कह लेते हैं टीम को हम कोलैबोरेटिव अगर कर लें, 2 टीम्स हैं तो हम इसको ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या जॉब्स होंगी, गो कि ये बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आइदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसकी लोकेशंस को देखना है,
एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके साथ इनके अंडर आती हैं। गो के वो वक्ती तौर पे उसको रियलाइज़ ना करे टीम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये रियलाइज़ कर लेंगे कि उसकी मैनेजमेंट इस टीम के ज़ुमरे में आती है। तो इस टीम को ज़ाहिर है इल्हाम तो नहीं हो सकता कि कौन कौन से एरियाज़ को हमने कवर करना है। तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से डील करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम कहते हैं कि प्रोफेशनल वेबसाइट्स और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एरियाज़ डिफ़ाइन कर देती हैं ताकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है उनके लिए वर्किंग करना आसान हो जाए। तो ये पिमबॉक एक हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनली इसको जो है ना वो एक्सेप्टेंस हासिल है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की तरफ से। उन्होंने 9 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है PMO, वो किन एरियाज़ को अंडर कंसिडरेशन रखेगा। ठीक है, तो उसमें ये जो हैं इनको हम एक एक लाइन में डिफ़ाइन कर लेते हैं। इन 9 एरियाज़ को आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम कवर कर ले तो वो हम सपोज़ करते हैं कि वो तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को कवर कर रही हैं जो उनके ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट से मुराद इंटीग्रेट करना है, यानी कि जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए नेसेसरी हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग है, जिस तरह से हार्डवेयर सेटअप है, जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, जिस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दैन स्कोप मैनेजमेंट, स्कोप की डेफिनेशन करनी है इस टीम ने कि जो ERP प्रोजेक्ट की अगर हम बात करने हैं तो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, किन किन प्रोसेस के ऊपर, किन किन मॉड्यूल्स के साथ कौन सी एप्लीकेशन जो है ना वो लागू की जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट से मुराद ये नहीं है कि टाइम को सिर्फ हम डिफ़ाइन कर दें, बल्कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने को मैनेज भी करते हैं। ठीक है, इस टीम की जिम्मेदारी होती है कि अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से अलाइन करे कि विद इन द टाइम तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाएं और जो ओवरऑल टाइम है प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए। देन कॉस्ट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी एक फैक्टर के ऊपर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो उसको उस कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे फैक्टर को अंडर कंसिडरेशन लाया जाता है ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो हमने सपोज की गई है वो बहुत ज़्यादा ओवर रन ना हो उससे। ठीक है, तो कॉस्ट जो है ना वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के नियर रहनी चाहिए, उसको ये मैनेज करती है। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। हर डिपार्टमेंट उसकी वर्किंग की जो है वो क्वालिटी के टूल्स और क्वालिटी असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, उनको फोकस किया जाता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी रूम के अंदर जो है वो सर्वर्स प्लेस किए गए हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बिलो 20 रहे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम रिसोर्सेज को अलाइन करती है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन की जाती है, आइदर वो AC सर्विसेज हैं और हम कहते हैं जो कोई चिलर वगैरह का सेटअप है ताकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड है। सिमिलरली क्वालिटी स्टैंडर्ड ये है कि एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे काम करे और वीक में उसको एक छुट्टी दी जाए। ठीक है, तो हम जो टाइम और कॉस्ट को सेव करते करते ये जो फैक्टर इसको इग्नोर ना कर जाएं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ब्रेक की ज़रूरत है या एम्प्लॉयज़ से हम 8 से की बजाय 16 घंटे काम करते रहें। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फोकस किया जाता है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की जिम्मेदारी होती है कि जितने रिसोर्सेज उनको चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज की फॉर्म में, उनको भी जो है ना अवेलेबल इंश्योर करे, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे। जैसा कि कुछ ट्रेनिंग चाहिए हो जनरली चीज़ों के ऊपर, जिस तरह से हम कहते हैं MS वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा, जिस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री में भी लोगों के पास उस तरह से उसकी एप्लीकेशन का नॉलेज ना हो, तो किसी जगह से हम कोई ऐसा स्पीकर अरेंज करते हैं जो कि एक्सेल की ट्रेनिंग दे सकता हो, जो वर्ड की ट्रेनिंग दे सकता हो, या हम किसी ऐसी जगह से कोई ट्रेनर हायर करते हैं जो कि प्रिंटिंग मैनेजमेंट सिखाता हो। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको मैनेज करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। और हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, बातचीत का एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है ताकि सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो। रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पर रिस्की फैक्टर्स आते हैं उनको जब भी रिस्क को मैनेज किया जाता है, ये बात याद रखें, रिस्क को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है।
एक को हम कहते हैं प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, एक को हम कहते हैं रिएक्टिव मैनेजमेंट। इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी एक रिस्क अक्कर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपने जो है ना वो बाइक के साथ जब वो बाइक ड्राइव करता है तो वो एक जो है ना वो बरसाती अपने साथ रखता है ताकि इन केस ऑफ रेन वो जो है ना उसको पहन सके और महफूज रहे बारिश से, ठीक है। लेकिन वो बारिश नहीं होती, इसका मतलब उसने प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की हुई है। रिस्क था, रिस्क फैक्टर था, लेकिन उसने उसकी मैनेजमेंट प्रोएक्टिवली कर ली। इसके नुकसान भी, इसके फ़ायदे भी हैं। रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, लेकिन ये कि आपके रिसोर्सेज जो कैरी करने पड़ते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे होती है रिएक्टिव मैनेजमेंट, कि जब रिस्क अक्कर हो जाए तो देन हम डिसाइड करें कि अब इसका क्या करना है, ठीक है। अगर आप रास्ते में हैं और आपके पास लैपटॉप है और बारिश शुरू हो जाए, देन आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने आप को और अपने लैपटॉप को किस तरह बारिश से महफूज रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टिव मैनेजमेंट है। तो रिस्क को मैनेज करना ये जिम्मेदारी बनती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की। आइदर वो उसको रिएक्टिव वे में करे, आइदर वो प्रोएक्टिव वे में करे, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल कॉस्ट है, अवेलेबल टाइम है, उसके अंदर रहते हुए अपने रिस्क को मैनेज करें। आमतौर पे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट होती है उसमें, क्योंकि ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटअप की मैनेजमेंट है, दोनों के जो रिस्क होते हैं वो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। सॉफ्टवेयर के जो रिस्क होते हैं कि डाटा ना लॉस्ट हो जाए, उसको हम मैनेज करते हैं बैकअप्स लेते हुए। हम 24 आवर्स के बाद डाटा का बैकअप लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है या एक इंडस्ट्री है, डाटा का बैकअप लेके किसी जगह पे स्टोर कर लेते हैं, या हम उसके रेप्लिकेट्स किसी दूसरी जगह पे क्रिएट करते हैं। और हार्डवेयर के हवाले से ये होता है कि कोई शॉर्ट सर्किंग, कोई स्पार्किंग ना हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने देखा है कि मुख्तलिफ जगह पे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर सेंसर होते हैं, स्मोक चेक्स लगे होते हैं। तो ये हमारे प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है। और अगर ये चीज़ें अक्कर हो जाती हैं किसी भी वे में, तो फिर रिएक्टिव मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो फिर उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं उस लॉस को, तो वो हमारे पास रिएक्टिव मैनेजमेंट है। देन हमारे पास है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होती है? चीज़ों को परचेज़ करना अकॉर्डिंग टू दी जो लेजिस्लेशन है, जो लीगल रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप लोग जो परचेजिंग करते हैं उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने। अब इस टीम के डिलीवरेबल्स क्या हैं? टीम ने जो काम करके देना है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन का, इसकी आउटपुट क्या होगी? इसके आउटपुट के अंदर ये डिलीवरेबल्स हैं। एक्चुअली ये हमारे इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि एजेंडा पॉइंट है। जो इसके डिलीवरेबल्स हैं, एक्चुअली दीज आर द एजेंडा पॉइंट्स ऑफ आवर टॉपिक, आवर चैप्टर। प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसके अंदर प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन हो। स्कोप से मुराद बाउंड्रीज, एरियाज, प्रोसेसेस, लोकेशंस एट्सेट्रा। अभी अगली स्लाइड में हम उनको शुरू करने वाले हैं। स्कोप को डिफाइन करना है। दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट का प्लान क्रिएट करना है। प्लान से मुराद क्या है? कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे मैनेज होंगी और किन किन वेज के अंदर वो अकॉम्प्लिश होंगी। रिसोर्सेज को प्लान करना है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से एक्वायर करने हैं। फिर इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करते हुए प्रोजेक्ट का एक चार्टर बनाना है। हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी कि चार्टर जो होता है ना, वो एक बेसिक ड्रिवन फैक्टर होता है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए, आपके नॉलेज में होगा, पहले ये कॉलेज होता था, ये टेक्सटाइल कॉलेज होता था। फिर ये मुशर्रफ गवर्नमेंट के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया इनटू ए यूनिवर्सिटी सेटअप। तो यूनिवर्सिटी जब बनती है तो यूनिवर्सिटी भी लाइक अ प्रोजेक्ट थी। उसके जो इसको हम कहते हैं, इसको मार्ज़ वजूद में लेके आना, जो एक प्रोजेक्ट है, तो उसका एक चार्टर है। उस चार्टर को फॉलो किया जाता है। वो चार्टर अवेलेबल होता है हमारे पास, तो चार्टर को फॉलो किया जाता है। तो फिर हमारे पास आता है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इनकी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी, इसका लेआउट इन्होंने देना होता है। देन प्रोजेक्ट मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के मेथड्स कौन से होंगे, उनके स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे। ये हमारे चैप्टर का जो है वो हम कह सकते हैं कि खुलासा भी है, और ये हमारा सिलेबस भी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो हम वन बाय वन इन डिलीवरेबल्स के ऊपर आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट से। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रोजेक्ट की स्कोपिंग की गई है, ठीक है। स्कोपिंग से मुराद किन किन एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट होगा।
तो हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट के स्कोप इस हवाले से कि जब आप आउट ऑफ स्कोप जाते हैं, आप अपनी बाउंड्री को छोड़ के डेविएट कर जाते हैं, मतलब एक फील्ड आपने डिफाइन नहीं किया हुआ था पहले, अब आप उसमें भी ERP इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या फील्ड्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो टाइम और कॉस्ट ओवररन होती है। ठीक है, ओवररन होने से बचाने के लिए हम उसकी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इनकी जिम्मेदारी है टाइम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इन्होंने देखना है कि टाइम और कॉस्ट कहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उन फैक्टर्स को पहले से ही डिफाइन अगर कर लिया जाए। ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पज़ ये है कि वो वहाँ पे जो टीम होगी इम्प्लीमेंटेशन की, उनके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ें पहले से डिफाइन नहीं करते तो जो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन हम कॉस्ट बजट से ओवररन हो जाएंगे, टाइम से ओवररन हो जाएंगे। यानी कि 2 साल अगर आपने डिसाइड किया हुआ है टाइम इसका, तो वो 3 साल पे चला जाएगा। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट की स्कोपिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, लेकिन स्कोपिंग के अंदर प्रॉब्लम ये आता है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होती है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक कोर टीम होती है, दूसरी कंसल्टिंग टीम होती है। अब जो कोर टीम है उसको क्लियरली नहीं डिफाइन कि ये चीज़ें ERP में किस तरह से हो रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ERP के ऊपर वर्क नहीं किया होता या ERP की इम्प्लीमेंटेशन से नहीं गुजरे होते। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कंसल्टेंट टीम है उसके पास उसका स्पेसिफिक नॉलेज है। ठीक है, तो एक गैप होता है दोनों टीम्स के दरमियान में, उसको ब्रिज करने में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह से ब्रिज करें कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ना, जो गैप्स हैं, जो ओवरलैप, उनको जो आपस में किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं, हम किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अफराद, जो कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हैं, वो उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो अल्टीमेटली मिसअंडरस्टैंडिंग से वो महफूज रहेंगे। तो स्कोपिंग हम कह सकते हैं, स्कोपिंग है क्या? स्कोपिंग आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी डन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हर उस एक्टिविटी को हमने लिख लेना है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो इसकी 9 डिफरेंट लेयर्स हैं। जब हम इन लेयर्स के बारे में डिटेल में लिख लेंगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हम कॉस्ट और टाइम ओवररन से महफूज रह सकते हैं। गो कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इतना नहीं होता कि वो 100% ही हम एग्जैक्ट टाइम और कॉस्ट में उसको पूरा कर लें। उसके अंदर भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो डेविएट कर जाती हैं अगेन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसाइड नॉलेज अवेलेबल नहीं होता। इनसाइड नॉलेज होगा देन वो हम उस लेवल पे जाके उसकी जो है ना वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट और जो है ना वो टाइम एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हम ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि 70 to 80% उस बजट और कॉस्ट के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी मदद देता है। तो स्कोपिंग जो है इसकी 9 लेयर्स हैं। पहले नंबर पे लोकेशन है। लोकेशन स्कोप से मुराद एक इंडस्ट्री है, उसके मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर उसके कुछ ऑफिसेज हैं, कुछ हम कहते हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कुछ वेयर हाउसेज हैं, कुछ हम कहते हैं स्टॉक्स इन्वेंट्री के लिए हैं, कुछ परचेजिंग और सेलिंग के लिए। तो मुख्तलिफ जगह पे उसके जो है ना फिर जियोग्राफी के लिए मुख्तलिफ जगह पे वो उनके सेटअप्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ऑफिसेज एट्सेट्रा, उनकी लिस्ट बनाते हैं और उनमें हम चेक करते हैं कि किन किन को हमने प्रोजेक्ट में शामिल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट इसमें करते हैं, नीड्स टू डिटेल आउट व्हाट इज़ नॉट देयर इन द करंट प्रोजेक्ट स्कोप। ठीक है, जो हम जिन चीज़ों को कवर नहीं करना चाहते, पहले नंबर पे पूरी लिस्ट बनानी है, जो जो एरियाज़ उस कंपनी के पास, जो जो प्लेसेस उस कंपनी के अंडर आती हैं। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में अगर हम एक एग्जांपल उसी को बार बार रेप्लिकेट करते जाएं तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे पास ये जवाद क्लब है, इनकी अपनी हॉजरीज़ हैं। ठीक है, इनके क्लब का सेटअप है, इनके पास हम कहते हैं मैरिज हॉल्स हैं एट्सेट्रा। इस तरह के इनके पास 5 काम हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस ऑनर के अंडर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हम फिल वक्त हम इनकी हॉजरी को फ़िलहाल कैप्चर करने वाले हैं। गारमेंट अपैरल के हवाले से जो चीज़ें हैं हम उनको कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है,
तो हम लिस्ट बनाएंगे कि हमने इस जो ऑनर है इसके बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमने उनको ERP के अंडर नहीं लेके आना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट शुड नॉट बी देयर, कौन सी चीज़ें जो नहीं होंगी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, ठीक है, ताकि बड़ा क्लियर एक डॉक्यूमेंट बन जाए। इम्प्लीमेंटेशन लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड PMO से मुराद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, इनकी जो एरियाज होंगे जहाँ पे ये ऑफिस वगैरह होंगे क्या उनको कवर करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, देखिए जो लोकेशंस होती हैं उनसे आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो कि चैप्टर 2 के एंड में हमने पढ़ी थी। रोल आउट हो सकता है, रोल आउट से मुराद ये है कि आप किसी एक टेम्पलेट को उठाएं, किसी एक यूनिट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, वहाँ पे उसको मैच्योर करवाएं फॉर 1 और 1.5 ईयर। वहाँ पे जब उसकी तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स 100% मीट होना शुरू हो जाएं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल नीड्स को फुलफ़िल करना शुरू कर दें, देन आप उसको रोल आउट कर दें दूसरी लोकेशन के ऊपर, देन आप उसको रोल आउट कर दें तीसरी लोकेशन के ऊपर। या दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर मॉड्यूलर अप्रोच भी है तो हम एक मॉड्यूल फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स का है या अटेंडेंस का मॉड्यूल है, उसको हम मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप लोकेशंस की डेफिनेशन नहीं क्लियर करते, ठीक है। हम कहते हैं जब तक लोकेशन की बाउंड्रीज हम डिफ़ाइन नहीं करते हम स्ट्रेटजी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये जो लोकेशन का स्कोप है इसको डिफ़ाइन करने का एक पर्पज़ ये भी है कि आगे जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी में हमारी मदद हो सके। तो ये फर्स्ट लेयर है लोकेशंस का स्कोप डिफ़ाइन करना। दूसरे नंबर पे बिजनेस स्कोप, ये अगेन हम उसी तरफ आते हैं कि जो ऑनर है उसके पास 5 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उसका एक बिज़नेस ले रहे हैं, दैट इज़ द गारमेंट अपैरल, ठीक है। होजरी के मतलब जो उसका हम कहते हैं यूनिट है, हम सिर्फ उसको ERP अंडर कवर करने वाले हैं। बाकी जो जिस तरह से क्लब है, मैरिज हॉल्स हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है एटसेट्रा, हम उनको फ़िलहाल कवर नहीं करने वाले, ठीक है। बट whether all the business of the company under the scope of the implementation or just a part of it is included, ठीक है। तो कौन सा बिजनेस इंक्लूड करना है, ये सारे बिजनेस इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जिस तरह से पंजाब कॉलेज है, इनके ना प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनकी अकेडमीज होती हैं, जिस तरह किप्स कॉलेज की अकेडमी है, इनके हम कहते हैं स्टेप इनका एक प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी इनका एक प्रोजेक्ट है। तो जब ERP इम्प्लीमेंट करना है तो उनसे पूछा जाएगा कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए लेना चाहते हैं या फिर इसको कॉलेज और अकेडमी और अपने जो इंटीरियर सेटअप एटसेट्रा के लिए और समर कैंप के लिए भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसकी टाइम, उसकी कॉस्टिंग, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें इस टीम ने फिर मैनेज करनी है। तो जब तक कि अपनी लोकेशन को, बाउंड्री को डिफ़ाइन नहीं करते, अपने यूनिट को डिफ़ाइन नहीं करते, तब तक वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, जो कि हम स्लाइड नंबर 2 के ऊपर देख के आए। ये सारी चीज़ें मैनेज होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके बिजनेस को देखें, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ऊपर वाले एक पॉइंट रह गया बिजनेस स्कोप के अंदर, कंपनी डिसाइड द मोर फेवरेबल पोर्शन ऑफ द बिजनेस एरिया। इस तरह अगर हम पंजाब कॉलेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ज़्यादा रेवेन्यू उनका कॉलेज से आता है इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी और स्टेप और एटसेट्रा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे ये देखती है कि वो उसको ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और ज़्यादा फिजिबल एरिया कौन सा है या ज़्यादा ERP की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, वो फेवरेबल एरिया चूज़ कर लेते हैं। बाकी एरियाज़ को बाद में रोल आउट कर सकते हैं या मॉड्यूलर स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। प्रोसेस स्कोप, अब एक हमने यूनिट डिसाइड कर लिया है या एक बिज़नेस हमने डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल जो आज क्लब ऑनर है उसने सिर्फ होजरी वाली जो अपनी फील्ड है उसको ERP स्पेसिफिक करना है। उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, उस फील्ड के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। उनमें किन किन प्रोसेस को जो है ना हमने कवर करना है अंडर द ERP, ठीक है। और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन तमाम प्रोसेस की लिस्ट बनाएं और उन प्रोसेसेस को हाईलाइट कर लें जिनको ERP के अंडर कवर नहीं करना, ताकि एक क्लियरली डिफाइंड डॉक्यूमेंट बने कि ये चीज़ें हम कवर नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आप ये डिफाइन कर लेते हैं, अल्टीमेट इफेक्ट आपके कॉस्ट और टाइम की मैनेजमेंट के ऊपर आता है। डिटेल्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस विच आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन,
उस बिजनेस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, रिविजिट सेवरल टाइम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये जो है ना, इसको बार बार रिविजिट करना पड़ता है। और मैंने आपसे अभी पहले बोला कि ये जो है ना 80 to 90% एस्टिमेशन होती है, इसके अंदर आगे जाके चेंजेस आती हैं। अभी हम यहाँ पे बताते हैं कि जो प्री इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेज होती है, उसके बाद हम जब उसकी डिटेल में जाते हैं तो दो तरह के सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं। एक सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास कोर टीम है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टीम है, वो उनको नहीं पता होता कि ये जो ERP है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या ये वर्किंग कर सकते हैं। और फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। जब उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। फिर उनको भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। और दूसरे एंड पे हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास कंसल्टेशन टीम है, ठीक है, वो बिज़नेस प्रोसेस को जैसे जैसे देख रही होती है, वैसे वैसे वो मज़ीद उसमें रिकमेंडेशंस देती रहती है, ठीक है। इसमें उनके मद्देनज़र एज इज़ टू बी प्रोसेस भी होता है कि एज इज़ प्रोसेस को हमने इस तरह से इम्प्रूव करना है कि कंपनी की ग्रोथ जो है ना वो अपवर्ड रहे, इंक्लाइन रहे अंडर इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर सेशन। ये कह सकते हैं कि 10 से 15 साल की ड्यूरेशन के अंदर कंपनी की जो इंक्लाइन है वो अपवर्ड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों टीम्स के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन का गैप होता है ना, जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करता है वैसे वैसे वो गैप जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम हम हाई लेवल स्कोप उसको क्लियरली आर्टिकुलेट कर लें। आर्टिकुलेट से मतलब उसको राइट कर लें, उसको यहाँ पे हाई लेवल स्कोप क्लियरली डिफाइन कर लें। हाँ, जैसे जैसे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, नॉलेज लेवल ग्रो करता जाता है, वैसे वैसे हम उसकी रिक्वायरमेंट को भी चेंज करते जाते हैं। और इससे होता क्या है कि थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है आपकी कॉस्ट और टाइम के ऊपर, ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ी सी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हैं बाय द टाइम, लेकिन आमतौर पे ये इतनी ज़्यादा डेविएशन नहीं होती कि हम उसको हाईलाइट कर दें। मतलब 10 to 15% हम सपोज करते हैं इट्स अ नॉर्मल पार्ट, ठीक है। और जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है वो यही होती है कि आप इतने का मार्जिन रखें, ठीक है। 10 to 15% टाइम और कॉस्ट की चेंजेस का जो है ना वो मार्जिन रखा जाता है, ताकि अगर इतनी कॉस्ट इंक्रीज़ भी कर जाए तब भी हम उसको इनसाइड द कॉस्ट ही तस्वर करें। एज द प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंटिंग स्टार्ट्स, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड प्रिपेयर अ डिटेल प्रोसेस डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे, वैसे वैसे एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो ज़्यादा रिफाइन होता जाता है, जिसको हम स्कोप डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। तो अभी तक हमने लोकेशन का स्कोप देखा, बिजनेस का स्कोप देखा, प्रोसेस का स्कोप देखा। अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन का स्कोप। ये प्रोसेस के अंदर की बात है। किसी प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन जो है, जो कि एक ख़ास मॉड्यूल जहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसकी फंक्शनैलिटी की बात है, ठीक है। उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी जो है वो उसके हम कहते हैं कि जी हमें मॉड्यूल चाहिए फाइनेंस ऑफिस का। फाइनेंस ऑफिस के अंदर अब हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी चाहिए, वहाँ से हम कहते हैं फीसिस का कवर किया जाए, फीसिस के रिमेनिंग जो हम कहते हैं एरियर्स को कवर किया जाए। फिर हमारे पास सैलरी है, सैलरी में भी एक रेगुलर सैलरी है, दूसरी हमारे पास डेली वेजेस है, तीसरी हमारे पास कॉन्टीजेंसी सैलरी है। फॉर एग्जांपल कोई स्टाफ आपने कॉन्टीजेंसी तौर पे हायर किया 15 से 20 दिन के लिए, उससे कुछ काम लिया गया, फॉर एग्जांपल पेंटिंग शेटिंग, और उसके बाद उसको जो है ना वो फ्री कर दिया गया, तो उसकी सैलरी है, ठीक है। और सिमिलरली परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है और एट्सेट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो उस एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो हम जब प्रोसेस को देखते हैं, प्रोसेस के बाद हम उस एप्लीकेशन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को इन डिटेल राइट डाउन करते हैं, ठीक है। डिटेल एप्लीकेशन मॉड्यूल विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, डिफरेंट वर्जन एट डिफरेंट स्टेजेस। हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट में ग्रो करते हैं, इसके अंदर चेंजेस आती हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, तो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इन प्लेस होते हैं ERP के पास, उसमें फिर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की भी जाती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं एप्लीकेशन स्कोप डेफिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, एटसेट्रा। हम इन चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोसेस के अंदर आके हम उसकी डिटेल के अंदर चले जाते हैं
कि एक एक फंक्शनैलिटी किस तरह से परफॉर्म होगी। देन हमारे पास आता है इंटरफेस स्कोप। इंटरफेस से मुराद होता है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करने की जगह। बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ERP इम्प्लीमेंटेशन की जा रही होती है, लेकिन ERP की बाउंड्री जो है उसके अंदर, उसके स्कोप के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, स्कोप के अंदर हमने जो स्कोप डिफाइन किया उसको आउटसाइड द स्कोप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है जो कि ज़रूरी भी हैं और वहाँ पे ERP इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं वो लेगेसी वाली, पुरानी वाली एप्लीकेशंस मौजूद हैं, वो इस बाउंड्री से बाहर हैं। अब इस बाउंड्री में जो सिस्टम बनेगा उसने आउटसाइड द बाउंड्री उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बनाया जाता है इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन आगे में भी आप किसी कोर्स में पढ़ें जाके कि इंटरफेस कैसे डेवलप किए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर दो सिस्टम्स वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरफेस किस तरह का डेवलप किया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है। तो हम यहाँ पे उन जो है ना वो सिस्टम्स, लेगेसी सिस्टम्स के साथ जो है ना वो डील करते हैं। यहाँ पे कहता है रॉन्ग असम्पशन ये कि ERP विल रिप्लेस ऑल लेगेसी एप्लीकेशंस। ऐसा नहीं होता, कुछ आउटसाइड द बाउंड्री एप्लीकेशंस हैं, उनके साथ ERP को इंटरेक्ट करना पड़ता है। ERP शुड मेंटेन एन इंटरफेस विद दीज। ERP को ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उनसे डाटा की लेन देन करती रहे, ठीक है। यानी कि आपके पास हम एक डिपार्टमेंट है, उसको हम ERP के अंदर नहीं लेके आ रहे, लेकिन कंपनी को ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट के डाटा की, तो वो डाटा ERP के साथ किस तरह से कनेक्ट होगा, वो पुरानी वाली एप्लीकेशन ERP के साथ किस तरह मिलकर काम करेगी। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। एस्टिमेट काउंट एंड साइज ऑफ दीज इंटरफेसेस। गिनते कितने इंटरफेसेस बनेंगे और उनकी कम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि डिटेल स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हैं 4 से 6 पेजेस का, जिनके अंदर तमाम इंटरफेसेस और उनकी डिटेल्स और उनकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के कितने जो हम पैरामीटर्स जो है ना वो पास होंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि पुरानी एप्लीकेशन जो है ना वो नए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती रहे, उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है रिपोर्ट स्कोप। रिपोर्ट स्कोप मेरे ख्याल में यहाँ पे आज हम वाइंड अप कर लेंगे। रिपोर्ट स्कोप क्या होता है कि जो ERP का बेसिक पर्पस होता है ना वो रिपोर्ट जनरेट करना होता है। रिपोर्ट्स किस सेंस में हम ये कहते हैं कि जो डाटा है हमारे पास हमने सिस्टम में फीड कर दिया। आफ्टर फीडिंग मैनेजमेंट और ऑनर्स वो क्या चाहते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट हो। मैं ये देखना चाहता हूँ लास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है, लास्ट मंथ में किस सप्लायर से कितना माल लिया गया है, ठीक है। लास्ट मंथ में किस स्पेसिफिक कस्टमर ने कितना जो है ना वो मटेरियल परचेज़ किया, कितनी प्रोडक्ट परचेज़ की है और कितना उसकी तरफ एरियर्स है, कितने पैसे उसकी तरफ बाकी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कहलाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ERP इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है ताकि रिपोर्ट्स इन टाइम जनरेट हो, हम सिंगल क्लिक के ऊपर डाटा में से इंफॉर्मेशन अखज़ कर सकें, ठीक है। तो हम कहते हैं ERP आर सपोज्ड टू जनरेट ऑनलाइन रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस। मैनी रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन ERP बट फ्यू नीडेड मोर। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो यूजलेस भी होती हैं, जिनकी कंपनी को ज़रूरतें हैं लेकिन वो ERP से जनरेट हो रही होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो ना वो कंपनी चाहती होती है कि रिपोर्ट्स हमारे लिए जनरेट हों, लेकिन वो ERP जो कि बना हुआ अवेलेबल है उसके अंदर मौजूद नहीं होती। फिर उनको हम जो है वो उसका पार्ट बनाने के लिए उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो ऑनर्स को चाहिए। तो गेट द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, अंडरस्टैंड देयर कम्प्लेक्सिटी एट हाई लेवल, कि वो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी, क्यूरीज कैसे लगेंगी, डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, कितने टेबल्स आएंगे जिनमें से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। हाउ मच विल कम फ्रॉम स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज के जो अवेलेबल था उसके अंदर कितनी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। पहले नंबर पे लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमें चाहिए, ठीक है, और उनकी कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। फिर दूसरे नंबर पे हम हाईलाइटर पकड़ के ग्रीन कर देंगे जो अवेलेबल है, और जो अवेलेबल नहीं है उनको रेड कर देंगे ताकि हमें पता चले हाउ मैनी ऑफ देम नीड टू बी डेवलप्ड, कितनी रिपोर्ट्स हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। रिपोर्ट्स आमतौर पे जस्ट राइटिंग ऑफ क्यूरीज के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि डाटा आपकी डाटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। जहाँ पे इसीलिए लफ्ज़ कॉम्प्लेक्सिटी आया है कि बाज़ दफ़ा आपको
ऑनर्स को ऐसी रिपोर्ट चाहिए होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि मोर देन 2 और 3 और 4 टेबल्स के अंदर जो है ना वो डाटा उसका अवेलेबल है। तो कम्प्लेक्सिटी से मुराद कितना मुश्किल होगा क्यूरी लगाना कि उन टेबल्स में से, आप लोग मेरे डेटाबेस पढ़ रहे होंगे अभी या नहीं, आप लोग डेटाबेस पढ़ेंगे तो आपको इसके मुतालिक जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उन टेबल्स में से इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके कैसे लेके आते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा डेटाबेस? हाँ, तो बेटा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्यूरी लगाते हैं और डेटाबेस में से डाटा जो है ना कलेक्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जांपल शॉर्ट सी ले लेते हैं कि हमारे पास नादरा की जो वेबसाइट है उसके अंदर हम कहते हैं तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों का डाटा है, उनमें से तकरीबन 20-21 करोड़ जो है वो अलाइव हैं और बाकी जो है वो जो रुखसत हो चुके हैं दुनिया से, उनका भी डाटा उनके पास मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ उन लोगों का डाटा है जो कि दही इलाकों से हैं और उनका जो एजुकेशन लेवल है वो एमफिल और हायर है, यानी कि देहाती इलाकों से जो लोग जो है ना एमफिल और मोर क्वालिफाइड है। तो हम एक क्यूरी लगाएंगे, मुख्तलिफ टेबल से ये डाटा जो है ना कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उनकी कम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर लेते हैं। Nowadays, most of ERP solution had come with business intelligence and data warehouse applications। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस में आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास एक सिंबल है, सिंबल ऑफ इनोवेशन, के जो मुख्तलिफ ERPs हैं वो जिस तरह से हमारे पास डाटा माइनिंग है और डाटा साइंस की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए इस समत में जा रहे हैं कि डाटे से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जनरेट की जाए और आर्टिफिशियली जिस तरह से हम उसमें से जिस तरह इंसान सोचता है उस तरह की इंटेलिजेंस उसके अंदर डाली जाए, तो इंसान फैसला लेता है, डाटा खुद से फैसला लेके बताए कि आइंदा ईयर में या आइंदा सीज़न में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, जो इसके एग्जांपल्स हैं इसमें परचेज़ ऑर्डर समरी है कि कितनी परचेज़ हमने की है, परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स आ सकती है, कंसाइनी से मुराद जिनसे हम वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, जिनसे हमने कंसाइनमेंट गेट करनी है, वो चीज़ें आती हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं, इनको ग्रेजुअली देखेंगे आप लोग। इसको देखने मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं होगी जो कि जिसके अंडरस्टैंडिंग में आपको मुश्किल आएगी। सो यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बाकी स्कोप की लेयर्स हैं, उनको हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ वगैरह हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।